रिबॉर्न ऑफ डेविल्स लव चैप्टर 4 चिराग। अब तक आपने सुना यामी के मॉम डैड और फ्रेंड्स यामी से मिलकर चले जाते हैं तो वहाँ पर बस यामी का भाई अनिल ही रुकता है। वो यामी को रेस्ट करने के लिए बोलता है। जब यामी सो जाती है तो 15-20 मिनट के बाद नमित वार्ड में यामी से मिलने आता है तो अनिल उसे बोलता है वो यामी से इतना प्यार करता है तो बता क्यों नहीं देता। तो नमित अनिल से बोलता है मैं यामी को टाइम देना चाहता हूँ और ये सब बातें यामी सुन लेती है। फिर यामी थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर सरप्राइज होने का नाटक करते हुए नमित से बोली, तुम कब आए और मेरी चॉकलेट कहाँ पर है। इतने में ही वार्ड में एक आवाज़ आती है। अब आगे कहानी में वार्ड के गेट के खुलने की आवाज़ आती है और उसके साथ ही एक हैंडसम लड़का अंदर आते हुए बोला, ये कितना भी पानी वेस्ट कर दे दिखेगा तो हमेशा चंपू ही। पानी इसकी शक्ल सूरत तो ठीक नहीं कर सकता ना। ये कड़वी बातें बोलने वाला और कोई नहीं चिराग अग्रवाल है, नमित का सौतेला बड़ा भाई। इसकी मॉम नमित और चिराग के डैड को छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। फिर नमित के दादाजी ने विक्रम अग्रवाल की शादी नमित की माँ से, जो कि एक शाही खानदान से आती है, सुमित्रा ठाकुर से करवा दी। नमित विक्रम और सुमित्रा का बेटा है। चिराग की मॉम को चिराग को इस तरह छोड़ जाने की वजह से वो परिवार में सबसे लाडला है और नमित की माँ भी चिराग को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, नमित की तरफ ध्यान भी नहीं देती है। जब भी कोई चीज़ नमित के पास होती है और अगर वो चिराग को पसंद आए तो नमित की माँ वो हर चीज़ नमित से लेकर हमेशा चिराग को दे देती है। नमित की माँ सुमित्रा जी का हमेशा यही कहना है कि चिराग के पास उसकी माँ नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है और चिराग तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम अपने बड़े भाई को ये चीज़ भी नहीं दे सकते क्या। चिराग को यहाँ देखकर और चिराग की बातें सुनकर नमित का चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है और अगर उसने चिराग को कुछ भी उल्टा सीधा जवाब दिया तो वो जाकर सीधा मॉम डैड से उसके खिलाफ झूठी शिकायतें कर देगा और फिर उसे सज़ा मिलेगी। इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सोफे पर गर्दन झुकाकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन में ईमेल्स चेक करने लगता है, क्योंकि नमित इतनी सी उम्र में ही बहुत काबिल था। इधर यामी ने जब से चिराग को हॉस्पिटल वार्ड में देखा था तब से उसकी आंखें गुस्से से और नफरत से लाल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने अंदर दबे गुस्से और नफरत को अभी इसी टाइम कैसे निकाले। यह सोचकर अचानक वो चिराग की बातें ध्यान से सुनती है। तब उसे मौका मिलता है कि अब चिराग की इंसल्ट करने का। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, अब देख चिराग, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये सोचकर वो चिराग को देखकर बोली, ओ चिराग, तुम हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुम खुद की केयर नहीं करते हो क्या। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तुम बदसूरत होते जा रहे हो। ये सुनकर तो जो नमित अपने फ़ोन चलाने में बिजी था वो भी हैरानी से यामी को देखने लगता है। अपने मन में सोचने लगता है, आज ही यामी को क्या हो गया जो इतनी खतरनाक बातें भी चिराग को बोल रही है। उसे मन में ही बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए वो अपने होठों को काटने लगता है। इधर अनिल को भी बहुत गुस्सा आ रहा था चिराग की बातें सुनने के बाद, पर फिर भी वो उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी छोटी बहन चिराग को पसंद करती है। लेकिन अभी यामी की बातें सुनने के बाद उससे अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, इसलिए अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर धीमे धीमे हंसने लगता है। इधर चिराग भी अपनी आंखें फाड़कर यामी को देखने लगता है। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि आज जिस यामी से वो मिल रहा था वो अलग ही इंसान बन गई है। फिर वो अपना सर झटक कर नकली हंसी हंसते हुए बोला, यार यामी, तू भी अच्छा मजाक कर लेती हो। मुझे पता है तुम बदसूरत की जगह हैंडसम बोलना चाहती थी। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो बचपन से ही इतना ही हैंडसम हूँ। चिराग खुद ही अपनी तारीफ करने लगता है। ये सब सुनकर यामी को चिराग से घिन महसूस हो रही थी। फिर यामी भी अपने चेहरे पर नकली स्माइल लिए बोली, चिराग, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। कसम खाकर कहती हूँ तुम्हारे हैंडसम फेस पर से हैंडसमनेस ख़त्म होती जा रही है। इसलिए जल्दी से कुछ करो, वरना अगर तुम बदसूरत हो गए तो तुम्हारी तरफ कोई लड़की देखना भी पसंद नहीं करेगी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ।
ये बोलकर यामी मासूम सा चेहरा बनाकर और क्यूट बच्चों की तरह इशारा करके बताने लगती है कि चिराग के चेहरे में कहाँ कहाँ कमी है। ये सुनकर नमित और अनिल से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। इधर चिराग का यामी को जान से मारने का मन कर रहा था और वो नमित और अनिल को भी हंसते हुए देख सकता था। तभी वो फिर से यामी की तरफ गुस्से से लाल आंखों के साथ देखता है। यामी अपनी क्यूट सी वॉइस में बोली, देखो चिराग, तुम्हारा नाक कितना बड़ा है, इतना बड़ा नाक अच्छा नहीं लगता। नमित का देखो कितना छोटा सा गोल मोटल सा नाक है, तुम्हारे लिप्स देखो कितने काले हैं और तुम्हारे कान कितने छोटे छोटे हैं, तुम्हारी आंखें भी कितनी छोटी है। कुछ करो चिराग, तुम्हारे चेहरे की हैंडसमनेस कम होती जा रही है, वरना कोई लड़की भाव भी नहीं देगी तुम्हें इसी तरह चलता रहा तो। इधर चिराग को यामी, नमित और अनिल भैया तीनों पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे अपने हैंडसम चेहरे पर बहुत घमंड था। लेकिन आज यामी उसकी सबके सामने बेइज्जती कर रही थी, खासकर इस लूजर नमित के सामने। वो चिराग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर चिराग ने नमित की तरफ देखकर मन में ही बोला, बहुत हंसी आ रही है ना, मुझे नीचा दिखाकर। आज घर चल, अगर तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें नीचा ना दिखाया तो मेरा नाम भी चिराग अग्रवाल नहीं। और रही बात इस यामी की, एक बार ये मेरी चाल में फंस जाए, दादाजी की सारी प्रॉपर्टी एक बार मेरे नाम हो जाए, फिर मैं तुम दोनों को देख लूँगा। इधर नमित को थोड़ी जलन हो रही थी क्योंकि एक तो यामी चाहे चिराग के चेहरे में कमी क्यों ना निकाल रही हो, लेकिन चिराग के चेहरे के बारे में बात कर रही थी और चिराग के चेहरे को ध्यान से भी देख रही थी। ये देखकर नमित को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका चेहरा एकदम से उदास हो गया था। इधर चिराग ने बात को बदलने के लिए यामी से बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो तुम्हारी तबीयत के बारे में जानने आया था। जब मैंने सुना कि तुम्हें सांप ने काट लिया तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने डैड और अंकल से अमेरिका से डॉक्टर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। ये सुनकर यामी मन में ही नफरत से बोली, क्या एक्टिंग करते हो चिराग अग्रवाल? अगर मैंने भी तुम्हें तुम्हारी एक्टिंग में मात ना दे दी तो मेरा नाम भी यामी भारद्वाज नहीं। ये सब सुनकर नमित और अनिल का खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर चिराग का मुंह तोड़ दे। इधर चिराग मन में ही सोच रहा था, बस तुम्हारे लिए तो मेरी 2 फ्लर्ट बातें ही काफ़ी है, तुम्हें पाकर मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दूसरा, इस नमित को मैं ज़िंदगी भर का दर्द दे पाऊंगा। ये नमित आज तक नहीं टूटा, मैंने इसे कितना नीचा दिखाया, इससे इसकी माँ पापा और ऐशो आराम को सब कुछ छीन लिया, पर फिर भी मैं इस नमित को तोड़ नहीं पाया। पर जब इसका पहला प्यार इसे छीन जाएगा और मेरी बाहों में होगा, तब जाकर ये सुअर नमित ज़रूर टूटेगा। फिर उसे यामी की आवाज़ सुनाई देती है। यामी बोली, अब तुम बोल रहे हो तुमने मेरे लिए अमेरिका से डॉक्टर बुलाने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी तक किसी फॉरेन कंट्री के डॉक्टर ने मेरा इलाज नहीं किया। क्या अभी तक भी नहीं पहुँचे तुम्हारे डॉक्टर? अमेरिका से आने में 3 दिन का टाइम तो नहीं लगता है? ये बोलकर वो मायूस सी शक्ल बनाकर अनिल की तरफ देखकर बोली, भैया क्या कोई अमेरिका से डॉक्टर ने आकर मेरा इलाज किया क्या? ये सुनकर अनिल भी बोला, नहीं छोटी, मैंने तो किसी भी फॉरेन डॉक्टर को सिटी हॉस्पिटल में नहीं देखा, तुम्हारा इलाज करना तो दूर की बात है। ये सुनकर यामी चिराग की तरफ देखने लगती है। चिराग मन में ही बोला, बेवकूफ़ लड़की, मेरी बातों में क्यों नहीं आई और मेरी बातों को इतना डीपली क्यों ले रही है? इसे तो मेरे इतना बोल देने से ही खुश होकर हवा में उड़ने लगना चाहिए था, लेकिन ये बेवकूफ़ लड़की आज इतनी समझदार कैसे हो गई? मेरी बातों में फंसने के बजाय मुझे बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। चिराग अपने होश में आकर नकली स्माइल के साथ यामी, डैड और अंकल कोशिश कर रहे थे, पर उनकी डॉक्टर से बात होने से पहले ही तुम्हें होश आ गया, तो अंकल और डैड को फिर अमेरिका से डॉक्टर बुलाने के लिए मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें डॉक्टर वैसे भी पसंद नहीं है और तुम्हें होश भी आ गया, तो अब इतनी दूर से डॉक्टर बुलाने का क्या फ़ायदा? इसलिए अभी तक अमेरिका से डॉक्टर नहीं आए, पर मैंने डैड और अंकल से बोला था तो उन्होंने भी कोशिश की थी। अगले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड को सुनने के लिए 50 लाइक टारगेट है।